तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस नॉन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क के बारे में। तो आज का हम लोग का 3 टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक जो है, तो समझते हैं जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। बहुत ही आसान है, देखो यार, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, क्या है क्यू। तो आपको मालूम होगा कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होता है तो वो अपने चारों ओर क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मालूम होगा। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इमेजिन करो कि ये जो है अपने चारों ओर क्या जनरेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किया। अब हम क्या किए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो चार्ज है ये अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रख दी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन रख दी, क्यू नॉट। अब सोचो जरा सा, ये कौन है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव। बोलो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, रिपेल। तो होता है क्या, ये प्लस को ये प्लस जैसे ही देखता है बोलता है चलो हटो उधर चलो, है ना। तो इसलिए इस पर इधर फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इधर। अब इमेजिन करो इस पर जो फोर्स इधर लग रहा है, क्या ये यहीं पर रहेगा या इधर मोशन करेगा, मोशन करेगा। तो इमेजिन करो ये इस रास्ता में, इस पाथ में चलना शुरू कर दिया, ऐसे चला। तो ये जिस पाथ में चला, जिस रास्ता में चला, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कहते हैं। तो याद रखिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर जो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण वो जिस पाथ को फॉलो करता है, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। तो सिंपल से क्या ये जो पाथ है, क्या ये रियल में होता है, ऐसा है कि यहां से यहां रोड बना होगा, नहीं, ये इमेजिनरी है, ये सिर्फ हम लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा। क्लियर है। अब सोचो जरा सा, यही चार्ज पार्टिकल अगर हम यहां रखते इस जगह, तो बोलो किधर फोर्स लगता है, इधर। ये पॉजिटिव तो ये इधर फोर्स लगाता। क्लियर है, ऐसे चलता। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, डेफिनेशन समझ में आया। तो चलो समझो डेफिनेशन फिर से। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर जो उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण जिस पाथ को वो फॉलो करता है, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इसी का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्यों, क्योंकि ये जिस लाइन में चला, ये क्यों चला, क्योंकि फोर्स लगा, इसलिए कहते हैं इसको क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। क्लियर है। अब समझो, ये जो दिया गया था, ये जो है इमेजिनरी है, होता नहीं है। इसके बारे में बताया था सबसे पहले किसने, माइकल फैराडे, किसने, माइकल फैराडे। ठीक है। तो ये था आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जान लो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक्चुअली ये जो है ना, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपने चारों प्रोड्यूस किया, क्या देख पाते हैं हम लोग, नहीं। लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर है, इधर है, इस तरह का। क्लियर है। यानी एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज, क्या जानेंगे। तो अब हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और याद रखिएगा इसका प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देखो। तो चलो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं, फर्स्ट 1 नंबर। तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान समझना। जैसे इमेजिन करो बाबू, ये कौन चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। कौन है, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, इसके सरफेस से निकलेगा ऐसे। क्लियर है। ऐसे सरफेस से निकलेगा और ऐसे करके निकलेगा ये ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे। और अगर यही नेगेटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो देखो कैसे होगा, सिंपल सा चीज है। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता है, कौन चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज में कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आएगा, इधर से आएगा, ठीक, इधर से आएगा, यानी ऐसे लगेगा कि इसके अंदर जाके समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे।
तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से क्या होता है, ओरिजिनेट कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज का जो सरफेस है उससे क्या हो रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, यानी उससे क्या हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, निकल रहा है। क्लियर है। और नेगेटिव चार्ज पर ऐसा लग रहा है क्या करके ये अंत हो जा रहा है, इसका समाप्त हो जा रहा है, यानी टर्मिनेट करता है किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। तो याद रखिएगा इसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से ओरिजिनेट होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो तुम लोग के मन में होगा ये डाउट कि सर ऐसे कैसे जानेंगे कि इससे निकलेगा, इसमें जाएगा, इंटर हो जाएगा। तो चलो समझते हैं इसका रियल, समझते हैं आखिर ये कैसे होगा। ठीक है, देखो तो चलो फिर से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी थोड़ा देर पहले बताए थे उसका डेफिनेशन, वहां पर जाते हैं। ध्यान से देखना। मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव। अब जरा समझना, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो जब यहां पर हम रखेंगे प्लस क्यू नॉट, तो बोलो ये प्लस 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 में रिपल्सन तो क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो ऐसे चलेगा। क्लियर। यही चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ रहता तो भी ऐसे चलता है, यहाँ रहता तो भी ऐसे चलता है, यहाँ रहता तो भी ऐसे, यानी ऐसे निकल रहा है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसा नहीं लग रहा है कि निकल रहा है ऐसे, दिख रहा है, तो इसीलिए इससे क्या हुआ, निकला ये। क्लियर। और यही अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे, ध्यान से देखना, ये कौन है, नेगेटिव चार्ज, माइनस की, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो जरा सा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें जब हम लोग रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सोचो ये क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बोला अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, तो होगा क्या, ये प्लस अपने इस माइनस, ये जो माइनस है इस प्लस को अपने ओर खींचेगा, ये माइनस बोलेगा चलो ना, सुनो ना, इधर आओ ना मेरे पास, तो होगा कि ऐसे करके चलेगा, ऐसे जा करके ऐसे जा करके सट जाएगा, सटेगा कि नहीं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे जा करके ऐसे अंदर जा रहा है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज में किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे इधर आ रहा है, तो इसीलिए इधर आता है। क्लियर। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज के सरफेस से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज के सरफेस पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर है। तो ये था इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। कौन, फर्स्ट। दूसरा समझना, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ध्यान से देखो। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कितना, कैसा होता है, ऐसे, हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। ऐसे हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है, जरा ध्यान समझना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया, ऐसे कभी नहीं निकल सकता। जब भी निकलेगा ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। कैसा, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है। यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर, दिख रहा है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब समझना ध्यान से एक बात, जैसे इमेजिन करो कि कोई चार्ज बॉडी इस शेप का है, मान लो ये चार्ज बॉडी, ठीक है। इस पर ये कौन चार्ज है, पॉजिटिव, आपकी मर्जी हो तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ध्यान से यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इससे निकलेगा ना, ओरिजिनेट होगा। क्लियर है। तो ये भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इस जगह से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। क्लियर है। इस जगह से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, इस जगह से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। क्लियर है। याद रखिए ये हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, तो याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो होता है, चार्ज पार्टिकल जो भी रहेगा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। तो ये था सेकंड प्रॉपर्टी। अब चलिए थर्ड में जाते हैं, तीसरा। तो थर्ड ये है कि आपके मन में अगर डाउट हो कि सर मान लीजिए पॉजिटिव था तो आप बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ओरिजिनेट होगा, और नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। लेकिन सर अगर दोनों चार्ज रहे साथ में तो क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, जैसे वो इंडिविजुअल चार्ज था, अलग अलग करके लिए। अब मान लो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज, कितना, 2। तो देखो जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, कौन है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। ये 2 चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
अब मान लीजिए एक सिस्टम है, ये अलग अलग नहीं है, एक साथ है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होता है, इमेजिन करो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो देखो यहाँ कैसे होगा, तो होगा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिएगा, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पर जाके ऐसे टर्मिनेट कर जाएगा। देखो निकल रहा है पॉजिटिव से और नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। उसी तरह यहां से फिर निकलेगा ऐसे करके और ऐसे जाके टर्मिनेट होगा। याद रखिएगा जो निकलेगा परपेंडिकुलर जाएगा भी क्या, परपेंडिकुलर। उसी तरह यहां से ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके जाके क्या हो जाएगा, ऐसे टर्मिनेट हो जाएगा। यहां से ऐसे परपेंडिकुलरली निकलेगा, ऐसे जाकर के ऐसे टर्मिनेट होगा। क्लियर है? तो देखो सिंपल सा है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक डायपोल रहे, यानी दो पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम रहे, तो वहां क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पर जाके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इस तरह का होगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्टली, कैसे सुनो, क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, बोलेगा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, और बोल देगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दो पॉजिटिव, इस तरह कुछ बोल देगा। तो ये था पॉजिटिव नेगेटिव जब होगा तो ऐसे होगा। क्लियर है? अब आपके मन में होगा कि सर अगर दोनों पॉजिटिव ले ले तो क्या होगा, है ना, कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था तो ऐसे होगा। दोनों सर अगर पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, चलो समझते हैं तो क्या होगा। बहुत ही आसान सा चीज है। अगर मान लो हम दोनों क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिया, समझो, इमेजिन करो ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये दूसरा एक चार्ज पार्टिकल है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो होगा क्या, दोनों पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं कि इससे निकलेगा इसमें जाके टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि पॉजिटिव है तो डेफिनेट है दोनों से क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा। क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। तो होता है कैसे, देखो ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा, लेकिन उधर भी पॉजिटिव है, ऐसे करके रिपेल हो जाएगा, ऐसे चल जाएगा, यानी उधर जाके सटेगा। ठीक है, ऐसे निकला इधर चला गया। उसी तरह यहां से ऐसे निकलेगा तो इससे चल जाएगा। क्लियर है? ऐसे निकलेगा तो इधर इधर ऐसे, ठीक है। और उसी तरह यहां से भी निकलेगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो सेम पैटर्न होगा जिस तरह यहां। तो जरा ध्यान से देखो, क्या दोनों से निकल रहा है कि नहीं, ओरिजिनेट कर रहा है क्या? लेकिन जरा ध्यान से देखना, ये जो है बिल्कुल ये जो लाइन है, इस लाइन में जरा सा भी ऐसा नहीं होगा, ये इस लाइन के उधर ही रह जाएगा, ये इधर ही रह जाएगा, कि कभी भी दोनों एक दूसरे से मिलेगा। क्लियर है? कभी भी दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं। ये जो है कभी एक दूसरे पर ऐसा ओवरलैप या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, दोनों से निकलेगा, लेकिन कुछ इस तरह होगा। क्लियर है? तो ये था आपका, दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऐसा। तो आपके मन में होगा सर दो पॉजिटिव चार्ज है, सर अगर दो नेगेटिव हो जाए तो कैसे होगा? तो सिंपल सा चीज है, अगर ये नेगेटिव रहता ये भी नेगेटिव रहता, सेम पैटर्न होता, सिर्फ होता क्या, यहाँ से जो निकल रहा है एरो सिर्फ इधर हो जाता है। ठीक है, यानी इस पर टर्मिनेट करता है, यहाँ पर ऐसे आता है ऐसे आता है, यानी जो एरो निकल रहा है वो अंदर आता है। ठीक है, इसमें भी वैसा। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों का सेम पैटर्न होता, सिर्फ होता पॉजिटिव से निकलेगा ओरिजिनेट करेगा, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट करेगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो समझ गए कैसे, दोनों जाकर के मिलेगा। तो ये था 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, कितना, 2 पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम के लिए। अब हम लोग जो है फोर्थ प्रॉपर्टी जानेंगे, चौथा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, जरा समझिए ध्यान से। अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करता है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक प्रकार से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर। क्या होता है? और सोचो जरा सा, अगर वेक्टर होगा तो डेफिनेट उसका डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन। अब इमेजिन करो, जरा ध्यान समझना, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज, ये है, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहां पर जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गया, ऐसे जाकर के ऐसे चला गया, तो यहां पर दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन इधर से इधर, तो ये जिधर गया वही इसका क्या है, डायरेक्शन होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन यहां पर देखो, जैसे इस तरह करके भी निकलता था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहां पर सर किधर होगा डायरेक्शन,
ये जो है इसको कहते हैं कर्व्ड, क्या बोलते हैं कर्व्ड, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ। तो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हो तो अगर इस जगह अगर इसके लिए हमको डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकलेगा? तो सिंपल सा तरीका देखो कैसे। मान लो हमको इस पॉइंट P पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कहां पर? पॉइंट P पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, इसको हिंदी में कहते हैं। और स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करते हुए जो गुजरे, छूते हुए जो गुजरे। क्लियर है? क्योंकि अगर ऐसे खींच देते, इमेजिन करो ऐसे खींच देते, क्या ये स्पर्श करते हुए गुजरा? ये तो सीधा निकल गया, तो इसलिए ये नहीं होगा, इस तरह होगा। क्लियर है? तो ये जो टेंजेंट हम खींचे, यही टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो याद रखना, अगर कभी कोई कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कैसा रहे? कर्व्ड यानी मुड़ा हुआ, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वहां एक टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींच देंगे? टेंजेंट। और वही टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा? डायरेक्शन। क्लियर है? अब सोचो जरा सा, अगर इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम कैसे खींचेंगे यहां से? तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया? क्लियर है? तो ध्यान से देखना, किसी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे, और वही टेंजेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है? तो ये हो गया कौन? फोर्थ पॉइंट। ठीक है? अब चलो फिफ्थ जानते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेबी आई है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? डायरेक्ट पूछेगा। तो देखो कैसे पूछा जाता है, जरा ध्यान सुनना। सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे इसको पूछता है। तो ये जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यानी जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे यहाँ काट दिया तो ऐसा कभी नहीं काट सकता है। तो आपके मन में होगा सर क्यों नहीं काट सकता? देखो इसका सिंपल सा क्या है। तो जैसे मान लो यहां पर काटा, दिया हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पर काटा, तो ये तो कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे ऐसे। तो अगर हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें, तो देखो एक टेंजेंट ऐसे खिंचाएगा इधर, और एक टेंजेंट किधर, इधर खिंचाएगा। तो ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और ये बोलेगा इधर है। तो बोलो क्या एक पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन हो सकता है? जिधर होगा किधर एक होगा। तो इसीलिए इंटरसेक्ट अगर करेगा तो हमको दो डायरेक्शन मिलेगा एक पॉइंट पर, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपके मन में होगा सर ये वेक्टर है, जैसे वेक्टर को जोड़ते हैं वैसे जोड़ करके इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं। याद कीजिए, जैसे दो वेक्टर को जोड़ते हैं, याद करो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो वेक्टर को जब जोड़ते हैं तो इसका रिजल्टेंट बीच में आता है। तो उसी तरह सर क्या इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो बीच में आया, कि ये नहीं हो सकता इसका डायरेक्शन? तो जी नहीं हो सकता। बोलो क्यों? क्योंकि अगर ये हो जाएगा तो सिंपल सा अभी फोर्थ पॉइंट में हम बताए थे कि जो टेंजेंट है वही डायरेक्शन बताएगा। तो देखो ये टेंजेंट ये था और ये था, डायरेक्शन इसको होना चाहिए, ये टेंजेंट है नहीं है, तो इसीलिए फॉलो नहीं करने लगेगा चौथा पॉइंट। इसीलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। याद रखना, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो हमको एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है। क्लियर है? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह करके आता है, समझना। क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है? इसका सही आंसर है क्या? यस या नो? नो, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा चीज पूछा जाता है ये कि अगर मान लो इसका आंसर नो है तो क्यों, वाई, ये क्यों नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? क्या बोलेंगे कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन मिलेगा? दो, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 5 प्रॉपर्टीज, काफी है 5 ही ट्रिक। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है, जरा समझिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा सिंपली आपका एग्जाम में पूछेगा राइट 3 या 4, 3 या 4 कुछ भी बोल देगा। राइट बोलेगा 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर बोलेगा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा, तो 2-3 लिख देना, 4 लिख देना, 5 लिख देना, उससे अधिक नहीं आएगा। क्लियर है? ये तो हो गया सिंपल सा। लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ही प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी उसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है? लिखेंगे हम लोग इतना ही, लेकिन और भी कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग जानेंगे। तो चलो समझते हैं। अब कुछ
एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्स्ट्रा। तो समझो जरा सा, आपके मन में होगा एक क्वेश्चन कि सर ये जैसे आप लिए थे पॉजिटिव चार्ज लिए थे सर, और इससे बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगा। तो सर यहां जो है सर ये 3 3 6 2 8, ये 8 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है हमेशा। तो जी नहीं, ये 8 नहीं होता, ये करोड़ों अरबों की संख्या में होता है, इतना होता है कि सोच भी नहीं सकते। तो बोलिए सर कैसे निकाल पाएंगे इसका नंबर, एक्चुअल नंबर कैसे निकाल पाएंगे? तो याद रखना, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या लाइन फोर्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ ईएलएफ अगर चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो ये अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, समझो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जिस चार्ज को लिए उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। तो मान लो मैग्नीट्यूड इसका कितना है, क्यू, कितना है, क्यू। तो आपको क्यू ले लेना है और बाय क्या कर देना है, एप्सिलॉन नॉट। क्या कर देना है, बस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कीजिएगा, निकल जाएगा एक्चुअल नंबर की तरह। तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं समझ में आएगा अगर चार्ज होगा ज्यादा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगा ज्यादा। तो याद रखिए, चार्ज का वैल्यू जितना अधिक होगा, उसका मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतना ही अधिक निकलेगा। इसका मतलब समझो, मान लो एक चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज है मान लो है कितना, +1 कूलम, और ये है मान लो +2 कूलम, ठीक है, ये +1 कूलम, ये +2 कूलम। तो मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 निकला, कितना 8। तो अगर इससे 8 निकलेगा तो इससे कितना निकलेगा, 16। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, 2 गुना, ठीक है। अगर मान लो इससे 4 निकलता, कितना निकलता, तो इससे कितना निकलता, 8। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड 2 गुना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वैल्यू क्या, 2 गुना। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू जानना चाहोगे कि +1 कूलम चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, ये एक्चुअल नंबर जानना है, तो क्या सिखाया था अभी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सिखाए थे। तो Q का वैल्यू कितना हो गया, 1, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बस इसको सॉल्व कर लो, निकल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये चार्ज होता है +2 कूलम तो यहाँ लेते 2, 3 होता 3, सिंपल सा। जितना भी रहेगा चार्ज का वैल्यू रख देना है, बाय कर देना है, इतना निकल जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आसान है। तो ये था फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी 2। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्या है, जरा ध्यान समझना। जैसे मान लो कहीं पर अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिखाना है, क्या पैरेलल, मान लो कहीं पर ऐसा दिखाया गया पैरेलल, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये है, ये है, इस तरह की। तो जरा ध्यान से देखना, क्या सबका डायरेक्शन सेम है, सब एक ही तरफ है? और सबके बीच देखो गैप भी सेम लिए, देख लो, इसके दोनों के बीच जितना गैप है, इस दोनों के बीच उतना गैप, सबके बीच उतना ही गैप है। तो होता क्या है, अगर कभी भी इस तरह का पैटर्न मिले इलेक्ट्रिक फील्ड का कि सबका डायरेक्शन सेम हो और सबके बीच का गैप सेम हो और सबका लेंथ भी क्या हो, इक्वल, ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर रहेगा तो याद रखना ये जो रिप्रेजेंट करता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। कैसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब होता है समरूप, यानी एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब होता है समरूप यानी एक जैसा। एक जैसा का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर मान लो 2 न्यूटन पर कूलम है तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, इस पॉइंट पर भी कितना होगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट ले लो, सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मतलब वैल्यू है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। क्लियर है। हाँ, तो क्या बोले, किसी भी पॉइंट पर, चूंकि यूनिफॉर्म है तो इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम। ठीक, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया। ठीक, अगर मान लो इसके अलावा कोई भी दूसरा पैटर्न हो जाए, जैसे मान लो ऐसे हो, ध्यान समझना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म नहीं है। अगर सिंपल सा अगर ऐसे भी रहेगा
ठीक है, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं हुआ। यूनिफॉर्म का सिंपल सा पहचान इस तरह होना चाहिए, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सबका लेंथ सेम होना चाहिए, सबके बीच गैप भी क्या होना चाहिए, सेम। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म का मतलब हर एक पॉइंट पर वैल्यू सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, क्लियर है। तो इसको क्या कहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और बात जान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जैसे ये लिए एक पैटर्न, एक और बना रहा है यूनिफॉर्म, जरा समझना। जरा ध्यान से देखो, इसका भी सबका डायरेक्शन सेम है, सबके बीच गैप सेम है और लेंथ भी सेम है, तो ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जरा ध्यान से देखो, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों। लेकिन एक चीज बताओ, यहां पर देखो दोनों के बीच गैप ज्यादा है कम, ज्यादा है, और यहां पर क्या है, कम है। तो याद रखिएगा, जहां पर गैप कम रहे, नजदीक नजदीक रहेगा, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही अधिक रहेगा, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि मान लो अगर यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम है, तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाए क्या, 4 न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि इसका गैप का जस्ट आधा गैप है, इसका मतलब क्या है, दोगुना। तो याद रखिएगा, जितना दूर दूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इसको कहते हैं रेयरर, क्या कहते हैं, रेयरर मतलब दूर दूर, ठीक है। रेयरर रहता है तो वो क्या करता है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है। और अगर नजदीक नजदीक रहेगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, किसको, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये हो गया। तो ये कुछ था इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट जो कि काफी था। तो हम लोग जान गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। अब हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, आज हम लोग टॉर्क देखेंगे। क्या देखेंगे, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है समझना। जैसे मान लो कोई भी चीज जगह घूम रहा है, पंखा देखो कभी, पंखा घूमता है, कैसे घूमता है, पंखा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ही चलता है, ऐसे घूमने चल गया मार्केट तो ऐसे घूमता है ना। तो सिंपल से एक एक्सिस पर जब रोटेट करता है, सोचो अगर कोई भी चीज रोटेट कर रहा है, सोचो उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क। क्या लग रहा है, जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह का जो व्हील होता है, क्या वो रोटेट करता है, तो उस पर भी क्या लग रहा है, सिंपल से कोई भी चीज पर अगर टॉर्क लगेगा, सोचो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जैसे मान लो यही मार्कर है, मान लो ऐसे करके ये घूमने लगा, क्या करने लगा, तो सोचो इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, क्लियर है। तो टॉर्क का मतलब सिंपल सा है, कोई भी चीज जब रोटेट होता है, सोच लो उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग का हेडिंग जो होगा वो होगा हेडिंग ये कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय, क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय an electric dipole which is placed inside uniform electric field, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उस पर कितना टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क देखेंगे। चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका। देखो, इमेजिन करो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, ई वेक्टर, कितना है, ई वेक्टर। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखेंगे, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज कितना, -q प्लस q, और इसका लेंथ कितना, वो 2l, और ये कितना एंगल पर रखा है, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पर रखा है, थीटा। अब जरा सोचो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या रखा है, डायपोल। क्या रखा है, डायपोल। तो बोलो जी, ये जो डायपोल है इसमें क्या चार्ज है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो सोचो जरा सा, अगर इस पर चार्ज है तो डेफिनेट इस पर फोर्स भी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। तो सिंपल सा चीज है, इसका मतलब ये है कि इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो कैसे फोर्स लगता है उस चीज को पहले समझना है, अच्छे से ध्यान से देखना है। मान लो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर से इधर,
किधर से किधर, इधर से इधर। इसका मतलब ये है कि इधर ये पॉजिटिव होगा और इधर कौन चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कौन चार्ज होगा, नेगेटिव। क्यों समझो, क्योंकि अभी हम थोड़ा देर पहले ही पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव टर्मिनेट करता है। इसका मतलब इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तब ना इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्लियर है? अब सोचो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रख दिए, चार्ज रख दिए। ये चार्ज है मान लो नेगेटिव चार्ज। कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, माइनस Q। तो होगा क्या, जरा ध्यान समझना। बोलो ये प्लस और ये क्या, माइनस। तो ये प्लस इस माइनस को बोलेगा सुनो ना, आओ ना मेरी ओर, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव क्या करेगा, ये पहले ही बोलेगा चलो हटो उधर जाओ, और ये क्या करेगा, अपने ओर बोलेगा। किधर फोर्स लगेगा, इधर या इधर, इधर लगेगा। तो सिंपल सा पॉजिटिव की ओर लगेगा, इधर लगेगा। यानी नेगेटिव चार्ज जब भी रहेगा तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, याद रखना जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? अगर यही मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, तो देखो यहाँ क्या होता है, ये प्लस ये प्लस, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करते हैं, बोलते चलो हटो उधर जाओ। तो ये माइनस बोलती सुनो ना, आओ ना मेरे ओर। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, किधर, इधर। तो बोलो यहाँ पर जो है समझो ये कौन चार्ज है, प्लस Q। तो प्लस Q जब रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, देखो उस पर फोर्स किधर लगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर। तो इस चीज को याद रखना, जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगता है। क्लियर है? तो यहां देखो, तो बोलो बाबू ये पॉजिटिव चार्ज है? तो बोलो क्या इस पर किधर फोर्स लगेगा, इधर या इधर? पॉजिटिव पर इधर या इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू इधर है, डेफिनेट इधर लगेगा। क्लियर है? तो इस पर जो फोर्स लगा, इस फोर्स को नाम दे दिए F1। क्या दे दिए, F1। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट, यानी इधर। क्लियर है? इस फोर्स को नाम क्या दे दिए, F2। तो जरा ध्यान से देखियो कैसे लग रहा फोर्स, इधर समझना जरा ध्यान से। ये डायपोल है, ऐसे रखा हो, ये पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है, नेगेटिव पर इधर लग रहा है। तो सोचना जरा सा, ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर तो ऐसे घूमने लगेगा। इमेजिन करो, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो सोचो जरा सा, ऐसे लग रहा है कि ये घूमेगा, रोटेट होगा। और सोचो जरा सा, जब ये रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या, इस पर टॉर्क लग रहा है, लग रहा है। तो डेफिनेट है, हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल को रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क लगेगा तो हमको वही टॉर्क को क्या करना, निकालना। कितना होगा उसका वैल्यू निकालना। तो चलो अब देखते हैं। लेकिन टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला आना चाहिए। बिना फॉर्मूला जाने हम कैसे निकाल पाएंगे टॉर्क? तो क्लास 11 में हम पढ़ाए थे टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होता है? तो आर जो है ये डिस्टेंस है, ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है? परपेंडिकुलर। और एफ जो है ये फोर्स है। एफ क्या है? तो आपके मन में होगा सर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स मालूम चल जाए, टॉर्क निकल जाएगा। ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा। तो आपके मन में होगा सर, ये जो फोर्स लेंगे ये कौन सा फोर्स लेंगे? तो सिंपल से यहाँ F1 F2 दोनों का वैल्यू जब निकालेंगे, देखना दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, तो दोनों में से कोई भी फोर्स ले सकते हो। क्या ले सकते हो? दोनों में से कोई भी फोर्स। और R मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी F1 डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन? दोनों फोर्स। तो इसी को अगर हम इजी वे से लिखें, टॉर्क का अगर हम सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन बोले, तो सॉरी फॉर्मूला बोले, तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा आइदर फोर्स। कौन फोर्स? आइदर फोर्स। आइदर फोर्स मतलब कोई भी एक फोर्स, F1 या F2 में से कोई भी एक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हमको टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए, आइदर फोर्स, यानी कोई भी एक फोर्स निकालेंगे और उसको इनटू कर देंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, यानी दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो जरा ध्यान समझना, ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, क्या इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है 2l के, ये परपेंडिकुलर है? ध्यान से देखो, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 थोड़ा बन रहा है, ये कुछ अलग एंगल है। आ रहा समझ में? तो हमको चाहिए कौन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा वैसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे समझना, इमेजिन करो इस फोर्स को थोड़ा अगर हम पीछे ले जाए ऐसे, क्लियर, और इसको यहां से ऐसे करके मिला दे, देखो क्या ये परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ।
तो देखो ये F1 ये F2, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस हुआ कि ये परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ? तो हमको डिस्टेंस ये वाला नहीं चाहिए, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है। क्लियर है? तो हमको किसी भी तरीका से ये डिस्टेंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तुरंत बहुत ही आसान तरीका निकाल देंगे हम। तो ये जो है अब नाम देते हैं इस पॉइंट का नाम A, इसको B और इसको C दे दिए नाम। अब चलो डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब सिंपल से इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना टॉर्क का क्या, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब चलो देखो बहुत ही आसान है। तो यहां पर जो है बहुत ही आसान सा चीजें क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, F1 और F2 का वैल्यू निकालेंगे, वो निकल जाएगा, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों को इनटू कर देंगे, निकल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना ना, एक लाइन खींच लेते हैं ताकि थोड़ा सीमा में रहे। नाउ फोर्स experienced by plus Q charge inside electric field। क्या बोल रहे हैं? फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F1, ये कितना लग रहा है, इस फोर्स का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखना। तो बाबू याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो सोचो जरा सा, यहां से अगर हम फोर्स निकालेंगे F, तो F बराबर लिखेंगे क्यू नॉट इंटू E। बोलो, क्यू नॉट इंटू E। तो ये जो हो गया फॉर्मूला हो गया फोर्स निकालने का। कभी भी अगर फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, जिस पर निकालना है उस चार्ज को लेंगे, इंटू वहां का क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक, दोनों का इंटू करेंगे, फोर्स निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूला को नाम दिए थे फिर क्यों आई। क्या बोले थे? फिर क्यों आई। तो जरा ध्यान से देखो, हमको किस पर निकालना है फोर्स, प्लस क्यू चार्ज पर, और प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1। कितना है? तो लेंगे F1 बराबर, बोलो चार्ज, फॉर्मूला फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो याद रखना, चाहे प्लस हो या माइनस हो नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी कितना, क्यू इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई, तो क्यू इंटू ई। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो यहां भी वेक्टर लगा दो, यहां भी वेक्टर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया क्या, F1 बराबर कितना निकला, क्यू इंटू ई हो गया। अब देखो डायरेक्शन किधर है F1 का, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही है ना, है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अलोंग ई वेक्टर, अलोंग ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर की ओर। इक्वेशन क्या हो गया, 1। तो अभी हम किस पर निकालें, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालें। इसी तरह हमको क्या करना, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स निकालना। चलो ध्यान से, एंड फोर्स experienced by minus Q charge inside electric field। ठीक है? तो बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है माइनस Q चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, F2। कितना लग रहा है, तो F2 इक्वल टू, है ना। अब जरा ध्यान समझना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस माइनस Q चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला याद करो, पढ़ाए थे, फोर्स बराबर क्या है, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक। तो बोलो चार्ज कितना है, क्यू, माइनस क्यू भी हो तो भी सिर्फ क्यू लेंगे, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। हो गया। डायरेक्शन देखो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट है, तो हम लिखेंगे क्या, अपोजिट टू ई वेक्टर। इक्वेशन 2। यानी जरा ध्यान से देखो, हम दोनों चार्ज पर फोर्स निकाल लिए, प्लस क्यू चार्ज पर भी निकाल लिया और माइनस क्यू चार्ज पर भी निकाल लिया। जरा ध्यान से देखो, प्लस क्यू चार्ज पर F1 निकला, तो F1 का वैल्यू क्या है, क्यू इंटू ई। कितना है, क्यू। और देखो F2 पर कितना है, क्यू ई, है ना। तो देखो अलग है, अलग अलग है कि नहीं, इस पे क्या क्यू इंटू ई और इसमें सिर्फ क्यू ई, है ना। क्यू इंटू ई इसमें भी है, दोनों सेम है। तो हम पहले ही बोले थे दोनों पर क्या होगा, फोर्स सेम है। तो इसीलिए हम आइदर फोर्स लेते हैं, कोई भी एक फोर्स लेते हैं, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, वैल्यू तो सेम है। तो चलो लिखते हैं। अब निकालते हैं टॉर्क।
नाउ हैंडराइटिंग बहुत गंदा होता है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। जरा ध्यान से देखो, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल पर हम क्या निकालेंगे? टॉर्क। तो हम क्या करेंगे? टॉर्क यानी टाउ, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे पहले वो लिखेंगे। तो फॉर्मूला था आइदर फोर्स इनटू बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो जरा ध्यान से देखना, टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स यानी कोई भी एक फोर्स। तो जरा देखो F1 का वैल्यू F2 का वैल्यू सेम है, तो किसी भी एक का वैल्यू ले लो, चाहे इसका लो या इसका लो, किसी का भी ले ली, यानी Q इंटू ई हो गया। क्या ले लिए? Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हम बताए थे ये जो F1 वेक्टर है और F2 वेक्टर है, ये दोनों फोर्स के बीच ये जो डिस्टेंस है यही परपेंडिकुलर है। तो बोलो डिस्टेंस कौन लेंगे? AB लेंगे, AC लेंगे या BC लेंगे? BC लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? BC। क्लियर है? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन क्या BC का वैल्यू हमको पता है? नहीं सर, नहीं पता। हमको इसका क्या करना? निकालना है। इसका वैल्यू क्या चाहिए? निकालना है हमको। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये मालूम है हमको? इसका लेंथ कितना है? 12। और देखो ये जो थीटा है ये एंगल, तो थीटा यहां लो या फिर यहां लो, बात तो बराबर ही होगा, क्योंकि ये पैरेलल ऐसे लाइन खींचे, ये थीटा दिए भी थीटा, तो हम इसको यहां बना लिए। तो जरा ध्यान से देखना, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो गए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो ये अगर ट्रायंगल है तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो जरा ध्यान से देखो, हमको हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम है, यानी इसका वैल्यू कितना है? 12 मालूम है। हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। तो याद करो फॉर्मूला पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू क्या? P बाय H। क्या पढ़े थे? P बाय H। तो सोचो जरा सा, हाइपोटेनस मालूम है, थीटा मालूम है, तो क्या P नहीं निकलेगा? यस सर। यानी हम किससे निकाल सकते हैं? साइन थीटा से। किससे? साइन थीटा। अगर हम cos थीटा लेते तो होता B बाय H, यानी ये वैल्यू निकलता। हमको ये थोड़े चाहिए, ये चाहिए, यानी हमको ये चाहिए, तो इसके लिए क्या लगाना होगा? साइन थीटा। तो चलो देखते हैं। But from triangle ABC, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, इस ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा लें, कौन लें? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय H। तो थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी P, और ये हो गया H, है ना। तो P यानी क्या? BC बाय 12 बाय H। H का वैल्यू कितना है? 12। तो जरा ध्यान से देखो, क्या अब यहां से BC का वैल्यू नहीं निकलेगा? तो बोलो BC बराबर इसको इधर ले जाओ, तो BC इक्वल टू कितना निकलेगा? 2L इंटू साइन थीटा। समझ आया? इसको उधर ले गए, क्या हो गया? BC इक्वल टू 2L इंटू साइन थीटा। देयरफॉर जरा समझना, टाउ यानी टॉर्क बराबर क्या है? Q इंटू ई। लिखेंगे कितना? इंटू BC क्या है? और BC का वैल्यू देखो कितना निकला? 12 साइन थीटा। तो यहाँ रख देंगे 2L साइन थीटा, रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर रहे हैं। तो टाउ बराबर हम ऐसा करें, Q इंटू 2L कर लें, इसको एक साथ लिख लें। यस सर। तो देखो हम क्या किए, Q इंटू 2L को लिख लिए, इंटू क्या बचा? ई साइन थीटा। E साइन थीटा बच गया, यानी हम Q इंटू 2L को एक साथ लिख लिए, इंटू E साइन थीटा कर दिए। अब जरा ध्यान समझना, बट आपके मन में होगा कि सर इसको क्यों किया, आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हमको Q और 2L को एक साथ लाना पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, समझिए। बट याद करो हम पढ़ाए थे Q इंटू 2L को बोले थे P, जिसको बोले थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। याद करो क्या पढ़ लेते? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बोलो Q इंटू 2L के जगह हम क्या लिख सकते हैं? P यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देयरफॉर क्या हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं? टाउ बराबर इसकी जगह क्या है? P E साइन थीटा। तो ये निकल गया टॉर्क। क्या निकल गया? तो याद रखिएगा, जब भी टॉर्क बोलते हैं इलेक्ट्रिक
डायपोल पर कितना लगेगा, क्या बोलेगा, p sin थीटा। क्या बोलोगे, p sin थीटा। हो गया। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, तो चलो समझते हैं इसका वेक्टर। तो बहुत ही आसान था, कुछ था। देखो हम क्या किए, सबसे पहले f1 का वैल्यू निकाले, f2 का वैल्यू निकाले, फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला में वैल्यू रखते गए, आ गया। तो कुछ दम नहीं था। तो अब देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। इन वेक्टर फॉर्म, यानी इस फॉर्मूला को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर। समझो, याद करो क्लास 11 जब हम वेक्टर पढ़ाते उसमें हम पढ़ाए थे, अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर रहे तो इसको लिखते हैं ab cos थीटा। क्या लिखते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर रहे तो ab cos थीटा। तो उसी तरह अगर हम सिखाए थे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होगा तो होगा ab sin थीटा। याद करो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर क्या, ab sin थीटा। हमको सिर्फ ये चाहिए, यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर ab sin थीटा होगा। तो क्या उसी तरह अगर इमेजिन करो p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर रहे, क्या इसको p e sin थीटा लिखा जा सकता है कि, बोलो, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर यानी क्या, p sin थीटा। तो क्या हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते, जहां p sin थीटा उसके जगह लिख सकते हैं p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो देखो, यानी इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, बोलो टाउ क्या होगा, वेक्टर इक्वल टू, देखो p sin थीटा है ना, तो क्या इस p sin थीटा की जगह हम लिख सकते हैं p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो ये हो गया क्या, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। तो ये जो है फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसमें, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, which of the following is the correct relation of torque experienced by electric dipole inside uniform electric field। तो वहां फॉर्मूला रहेगा टाउ वेक्टर और p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ये रहेगा सही। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दे देगा, जरा ध्यान समझना, टाउ वेक्टर बराबर e वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो क्या ये सही है, है नहीं, तो बोलिएगा सर क्या दिक्कत है, हम 3 गुने 2 करें या फिर 2 गुने 3 करें, वैल्यू तो सेम आएगा। लेकिन यहां दिक्कत क्यों, समझो इसके पीछे क्या रीजन है, ध्यान से देखना, ये क्यों गलत होता है, इसके पीछे रीजन समझो। सबसे पहले बताओ, ये वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन होता है। और याद रखना होता क्या है, p क्रॉस e करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा उसके ठीक अपोजिट आएगा जब e क्रॉस p करेंगे। होता है क्या है, जरा ध्यान समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो ये a वेक्टर है और ये क्या है, b वेक्टर है, दो वेक्टर, इसके बीच मान लो एंगल कितना, थीटा, जो भी ये वेक्टर है b वेक्टर, इसके बीच एंगल क्या है, थीटा। अगर हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करेंगे, क्या करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, समझो, इसका डायरेक्शन निकलता है राइट हैंड थंब रूल से। किससे, इस दाएं हाथ से। तो बोलो पहले a लिखें या b लिखें, पहले a लिखें या फिर बाद में b लिखें। तो हम सबसे पहले हाथ को a की ओर करेंगे, किधर, a की ओर किए, और a क्रॉस b है तो a से b की ओर ऐसे मोड़ना है। सोचो जरा सा, अगर ऐसे करके मोड़ते क्या मुड़ता, तो इसलिए हमको ऐसे ही रखना होगा। तो a से b की ओर मोड़े, डायरेक्शन किधर आया, बाहर की ओर, ऐसे। वही अगर हम b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर करें, क्या करेंगे, b वेक्टर क्रॉस, तो हाथ पहले b की ओर रखना है, b से a की ओर मोड़ना। बोलो पहले b की ओर, b से a की ओर, क्या मुड़ रहा है, तो तोड़ देता है, इधर से नहीं ना, तो ऐसे करना होगा। तो बोलो ऐसे किए किधर आ गया, तो देखिए a क्रॉस b किए तो बाहर, b क्रॉस a किए तो अंदर, तो डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और ये डायरेक्शन कभी ये गलत बताएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो जब भी होगा टाउ वेक्टर बराबर क्या, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, e क्रॉस p गलत होगा। क्लियर है, तो ये तो हो गया। तो आपके मन में हो गया सर ये तो आप बता दिए, फॉर्मूला तो बता दिए वेक्टर फॉर्म में, लेकिन सर इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, चलिए यहां भी थोड़ा समझा दीजिए। तो बोलो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और अब हम तुरंत बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे देते हैं, राइट हैंड। तो हम क्या करेंगे, हाथ को p से e की ओर मोड़ेंगे, p से e की ओर। तो जरा ध्यान से देखना,
ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बताए थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज का, यानी इधर से इधर। ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जरा ध्यान से देखो, ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ये किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये P है और ये E है, तो हमको हाथ P से E की ओर मोड़ना। देखो हाथ क्या है, P की ओर मोड़े, P से E की ओर, तो बोलो किधर आए, अंदर की ओर। क्लियर है, P वेक्टर से E वेक्टर की ओर। समझ में आ गया। फिर इतना दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए सब था। तो सिंपल सा अगर कोई डायरेक्शन पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। क्लियर है, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं तक। समझ में सबको आ ही गया होगा। तो चलो ठीक।